हेलो एवरीवन। तो आप सभी कैसे हैं? सभी को हरे कृष्णा, राधे राधे। जैसा आप सभी को पता है कि हम सभी अपना प्रैक्टिस सेट लेकर चल रहे हैं। तो ये जो प्रैक्टिस सेट है हमारी एसएसटी की चल रही थी। एसएसटी में हम 2 पार्ट करके चल रहे हैं। पहला पार्ट हम आपका हिस्ट्री का लेकर चल रहे हैं, दूसरा पार्ट हम आपका भूगोल लेकर चल रहे हैं। तो भूगोल में भी आपका हमने बहुत सारे चैप्टर करा दिए, 3 चैप्टर तक आपका कंप्लीट हो चुका है। और हिस्ट्री में आपका 6 चैप्टर तक हो गया है। आज 7वां चैप्टर, 8वां और 9वां तीनों चैप्टर को हम कवर करेंगे। उसके बाद 9 चैप्टर होने के बाद फिर उसके बाद हम जो हिस्ट्री और आपका जो ज्योग्राफी है दोनों को साथ लेकर चल रहे हैं ताकि जल्दी कवर हो। बाकी पेडागोजी जो बचेगी, जब टाइम बचेगा तो हम पेडागोजी को भी लेकर चलेंगे। अगर टाइम नहीं बचता है तो हम साथ में पेडागोजी को भी लेकर चलेंगे। 3-3 वीडियो एक दिन में अगर आती है तो आपका 10 से 12 दिन में जो भी है वो खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम चैप्टर नंबर 7 को हम देखेंगे। चैप्टर 7 का देखिए, यहाँ पर देख लीजिएगा पहले कि जो बच्चे पुराने हैं उन्हें तो पता है कैसे चल रहा है, जो नए बच्चे हैं उन्हें बता देना चाहते हैं कि ये चैप्टर वाइज चल रहा है। चैप्टर वाइज में आपका जैसे कि 2011 से लेकर 2024 तक जितने भी चैप्टर में क्वेश्चन आए हैं, अब जैसे हम चैप्टर नंबर 7 पढ़ रहे हैं, अब इसमें हम देखेंगे 2011 से 24 तक जितने भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आए हैं सारे क्वेश्चन को पढ़ाएंगे। तो इसमें लगभग आपको 45 से 50 क्वेश्चन ऐसे हैं जो 2011 से लेकर अब तक पूछे गए हैं, वो सारे क्वेश्चन को कवर करेंगे। तो जिस चैप्टर से जितना क्वेश्चन आया, जिस चैप्टर का जितना रेशियो है वो हम करके लेकर चल रहे हैं। ठीक है, ताकि जिस चैप्टर से ज़्यादा क्वेश्चन आए उसको आप अच्छी तरीके से पढ़ लीजिए, तो वहाँ से आपको क्वेश्चन पूछ सकता है। और क्वेश्चन बहुत सारे ऐसे देखेंगे जो दोहराया हुआ क्वेश्चन है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर हम 1 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन हमारा है कि निम्नलिखित में से मौर्य साम्राज्य में उत्तराधिकार का कौन सा क्रम सही है? ऑप्शन ए है चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, बिंदुसार, दशरथ मौर्य। बी है चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोक, दशरथ मौर्य। सी है चंद्रगुप्त मौर्य, दशरथ मौर्य, बिंदुसार, अशोक। डी आपका है कि चंद्रगुप्त मौर्य, दशरथ मौर्य, बिंदुसार, अशोक। तो ये 2022 में आया हुआ क्वेश्चन है। आइए हम इसका उत्तर देख लेते हैं। तो उत्तर हमारा ऑप्शन नंबर बी है जो सही हो जाएगा कि चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोक और दशरथ मौर्य। अब आइए हम थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन कर देते हैं ताकि आपको प्रथम साम्राज्य में क्या पढ़ना है, कैसे है, आपको पता चल जाए। देखिए, मौर्य साम्राज्य में उत्तराधिकार से संबंधित शासकों का सही क्रम हमने आपको बता दिया कि पहले आपके चंद्रगुप्त मौर्य आएंगे, फिर बिंदुसार आएंगे, फिर अशोक आएंगे, फिर दशरथ आएंगे। और मौर्य राज्यवंश की जो स्थापना है वो चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। तो ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि मौर्य वंश की स्थापना किसने की थी? चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। और चंद्रगुप्त ने चाणक्य की सहायता से नंद राजवंश को क्या किया था? नष्ट किया था। तो क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि चंद्रगुप्त ने किसकी सहायता से नंद राजवंश को क्या किया था कि नष्ट किया था? तो ये चाणक्य की सहायता से किए थे। और मौर्य वंश की स्थापना की सर्वप्रथम विलियम जोन्स ने सेंड्रो कोट्स की पहचान चंद्रगुप्त मौर्य से की। उसके बाद क्या हुआ कि मैगस्थनीन यूनान का क्या था? राजदूत था, जिसे सेल्यूकस ने चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था। इसने इंडिका नामक पुस्तक की क्या की? रचना की। और बिंदुसार चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था। जो बिंदुसार था वो किसका पुत्र था? वो चंद्रगुप्त मौर्य का था। और यूनानियों ने इसे अमृत केट्स या अमित्रघात कहा है। किन्होंने कहा है? यूनानियों ने। ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है, जिसका अर्थ क्या होता है कि शत्रु विनाशक होता है। फिर बिंदुसार के बाद उसका जो पुत्र है अशोक शासक बना। फिर वह मौर्य शासक में सबसे महान शासक बना। तो लास्ट में कौन बना? आपका मौर्य बना। तो याद रखिएगा। तो दशरथ मौर्य हो गया यहाँ पर, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, बिंदुसार, दशरथ मौर्य। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन है कि संगम कविताओं में एक तमिल शब्द मूवेंदार की चर्चा मिलती है, जिसका अर्थ 3 मुखिया है। निम्नलिखित में से कौन सा समुच्चय तीनों मुखिया का सही प्रतिनिधित्व करता है? ऑप्शन ए है चेर चालुक्य चोल, बी है पांड्य चोल चालुक्य, सी है चोल सतवाहन चालुक्य, डी आपका है चोल चेर पांड्य। तो देखिए, संगम कविता में एक तमिल शब्द आपका मूवेंदार है, तो इसकी जो चर्चा मिलती है उसी का अर्थ बताना है। 3 मुखिया है तो क्या क्या है? तो यहाँ पर देखिए चोल, चेर और पांड्य होगा। ऑप्शन नंबर जो डी है बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? अब यहाँ पर थोड़ा इसके बारे में पढ़ लीजिएगा। देखिए यहाँ पर होता क्या है कि संगम कविता में जो तमिल शब्द का मूवेंदर की चर्चा मिलती है उस अर्थ का 3 मुखिया हमने बता दिया। क्या हो गया? आपका चेर हो गया, पांड हो गया और क्या हो गया? चोल हो गया। ये 3 हो गए। अब तीनों मुखिया के सही समुच्चय का जो प्रतिनिधित्व करता है, देखिए चोल पहले आएगा, फिर चेर आएगा, फिर पांड आएगा। फिर करीब 2300 साल पहले दक्षिण भारत में काफ़ी शक्तिशाली माने जाते थे ये। और इन 3 मुखियाओं में अपने 2-2 सत्ता केंद्र थे। जैसे ये दोनों तीनों है ना, चोल, चेर और पांड, तो इनकी जो सत्ता थी वो 2-2 केंद्र थे।
जिसमें एक तटीय हिस्से में और दूसरा कहाँ था, अंदरूनी हिस्से में था। और इस तरह से 6 केंद्रों में बहुत महत्वपूर्ण थे, जैसे एक चोल का पत्तन पुहार या कावेरीपट्टम, दूसरा पांड्यों का राजधानी मुदैर। ये याद रखिएगा। अब थोड़ा सा हम देख लेते हैं जो आपका दक्षिण भारत सोना, मसाले, खासतौर पर काली मिर्च तथा कीमती पत्थर के लिए प्रसिद्ध था हमारा। और काली मिर्च की रोमन साम्राज्य में इतनी मांग थी कि इसे काला सोना के नाम से जाना जाता था। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर हम। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में अभिकथन ए तथा कारण आर को पढ़े और सही विकल्प का चयन करें। अभिकथन आपका है कि चोल राजा राजेंद्र प्रथम ने अपनी राजधानी में शिव मंदिर का निर्माण करवाया था और उसे पराजित शासकों में जब्त की गई उत्कृष्ट प्रतिमाओं से इसे भर दिया। राजेंद्र प्रथम का समकालीन गजनी के सुल्तान महमूद ने भारतीय उपमहाद्वीपों में अपने अभियानों के आगे चलते हैं दौरान पराजित राजाओं के मंदिरों के धन और मूर्तियों को लूट लिया। कारण क्या था? कारण में हम कब क्यों कैसे लगाएंगे? क्योंकि मध्ययुगीन राजनीतिक संस्कृति में ज्यादातर शासक अपने राजनीतिक बल व सैनिक सफलता का प्रदर्शन पराजित शासकों के उपासना स्थलों पर आक्रमण करके और उन्हें लूट कर करते थे। ऐसा बिल्कुल नहीं था। हमारा ऑप्शन नंबर ए सही होगा, मतलब ए सही है लेकिन हमारा आर गलत होगा। तो आइए हम यहाँ पर उत्तर दे। 2023 में पूछा गया, सॉरी सी होगा, दोनों सही है, ठीक है, सी सही होगा, यहाँ पर कर लीजिएगा, सी सही होगा, ठीक है, कि ए और आर दोनों सही है और आर सही व्याख्या करता है। तो देखिए जो हमने पढ़ा मतलब कि वो जो धनवन था वो लूट लेते थे। यहाँ पर ये सही कह रहा है कि यहाँ पर होता क्या था कि मध्य युगीन राजनीतिक संस्कृति में ज्यादातर जो शासक थे अपने राजनीतिक बल पर, मतलब जो उनके राजनीतिक बल था वो सैनिक सफलता का प्रदर्शन पराजित शासक, मतलब कि जो पराजित होते थे, ठीक है, जो शासक पराजित होते थे तो वहाँ पर उनके जो उपासना स्थल थे वहाँ पर जाते थे, आक्रमण करके उनका जो भी धन वगैरह रहता था वो लूट लिया करते थे। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर हम। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में है कि ये भी अभी कथन का ही दिया गया है। तो अब कथन ये है कि अशोक धम्म के देवताओं की पूजा और कर्मकांड शामिल थे। और आर है कि अशोक ने धम्म महामत्ता नाम के अधिकारियों की नियुक्ति की जो जगह जगह जाकर धम्म की शिक्षा देते थे। तो ऑप्शन ए है कि ए बी दोनों कथन सही है, ए बी दोनों गलत है, ए सही है लेकिन बी गलत है, ए गलत लेकिन बी सही है। तो उत्तर क्या होगा बताइएगा। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं ऑप्शन नंबर डी सही होगा कि ए तो हमारा गलत है कि अशोक धम्म में देवता की पूजा होती थी, नहीं कर्म और कर्मकांड शामिल थे, ऐसा नहीं था। ऑप्शन नंबर जो बी है, मतलब कि जो आर हमारा है वो सही होगा। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम। क्वेश्चन आपका है कि कन्नौज पर लंबे समय तक त्रिपक्षीय संघर्ष किन 3 राजवंशों के बीच चला। ऑप्शन ए है कि गुर्जर प्रतिहार, राष्ट्रकूट और चोल, बी है कि पाल, राष्ट्रकूट और गुर्जर प्रतिहार, सी है कि गुर्जर प्रतिहार, पाल और चोल, डी आपका है कि राष्ट्रकूट, चोल और पाल। तो उत्तर बताइए किस पर चला था। तो यहाँ पर आप देख लीजिए क्या होगा, ऑप्शन नंबर जो बी होगा बिल्कुल सही होगा कि कन्नौज पर लंबे समय जो त्रिपक्षीय संघर्ष था तो वो जो राजवंश थे, पहला राजवंश आपका पाल राजवंश, राष्ट्रकूट और जो आपके गुज्जर और प्रतिहार थे उन पर चला था। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 2015 में पूछा गया क्वेश्चन आपसे है। आगे चलते हैं हम। क्वेश्चन आपका है कि लगभग 2000 वर्ष पूर्व निम्नलिखित में से कौन से शासक रेशम मार्ग पर नियंत्रण रखने के लिए सर्वाधिक प्रसिद्ध थे। तो देखिए जो रेशम मार्ग पर नियंत्रण रखने के लिए सबसे ज्यादा प्रसिद्ध थे वो आपके कुषाण थे। ऑप्शन ए सही कर लीजिएगा। थोड़ा हम एक्सप्लेन कर देते हैं इसको। देखिए लगभग 2000 वर्ष मानवीय कुषाण शासकों का क्या था, अधिकार था, ठीक है। रेशम मार्ग पर किसका अधिकार था, कुषाण का। इस रेशम मार्ग से इन्हें अत्यधिक क्या होता था, राजस्व की प्राप्ति होती थी। और यह मार्ग चीन से रोम को जाता था। जो ये रेशम मार्ग था, पूछ सकता है रेशम मार्ग कहाँ से कहाँ जाता था, तो चीन और रोम को जाता था, जिस पर कुषाण शासक कनिष्क ने अधिकार कर लिया था, ठीक है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 7, ये भी 2015 में ही पूछा गया कि चोल साम्राज्य ने सभा का सदस्य बनने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी एक शर्त नहीं थी। ऑप्शन ए है कि उनकी आयु 50 से 70 वर्ष के बीच होनी चाहिए, बी है कि उन्हें भूमि का स्वामी होना चाहिए जहां से भू राजस्व वसूला जाता है, सी है कि उनके पास अपना घर होना चाहिए, डी है कि उन्हें वेदों का ज्ञान होना चाहिए। तो देखिए चोल साम्राज्य में सभा का सदस्य बनने के लिए क्या होता था कि शर्तें रखी जाती थी। तो इसमें से जो नहीं है उसको बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल नहीं था कि उनकी जो आयु 25 से 70 के बीच हो। बाकी ये तीनों चीजें थी, ठीक है। जब चोल साम्राज्य में सभा का सदस्य बनने के लिए उन्हें भूमि का स्वामी होना जरूरी था, उनके पास अपना घर भी होना चाहिए और उन्हें वेदों का ज्ञान भी होना चाहिए। तो यहाँ पर ये चीजें थी। थोड़ा सा हम इसको एक्सप्लेन भी कर देते हैं।
देखिए जो आपका चोल साम्राज्य था वो स्थानीय स्वशासन के लिए जाना जाता था। और स्थानीय स्वशासन में 3 प्रकार की ग्राम सभाएं थी। पहला क्या था, ऊर था, दूसरा सभा था, तीसरा नगरम था। ठीक है, इसको याद रखिएगा। और जो देखिए व्यक्ति की आयु वहाँ पर क्या दिया, 25 से 70 के बीच। तो 25 से 70 के बीच नहीं, वो 35 से 70 के बीच होनी चाहिए। याद रखिएगा इसको। और व्यक्ति की ऐसी भूमिका का स्वामी होना चाहिए जहाँ से भू राजस्व वसूला जाता है। और व्यक्ति स्वयं का मकान हो, ये होता था। और वेदों का ज्ञान हो। ठीक है, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर हम। क्वेश्चन आपका है कि दंती दुर्ग जिसने हिरण्यगर्भ नामक एक अनुष्ठान किया हुआ था। तो ऑप्शन है चोल राजा था, प्रतिहार प्रधान था, सी है कि राष्ट्रकूट प्रधान था, डी है कि पल्लव प्रधान था। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं ऑप्शन नंबर जो सी है बिल्कुल सही होगा कि ये राष्ट्रकूट प्रधान था। तो सी में क्या था आपका, राष्ट्रकूट प्रधान था। देखिए दंती दुर्ग ने 725 ईस्वी में क्या किया था कि राष्ट्रकूट वंश की स्थापना की थी। और यो मानेखेत में अपनी राजधानी बनाई। कहाँ पर, मानेखेत में। कौन, दंती दुर्ग। अब इन्होंने उज्जैनी में हिरण्यगर्भ मतलब यज्ञ, हिरण्यगर्भ यज्ञ का मतलब महादान जो होता है, उसका क्या किया इन्होंने अनुष्ठान किया। और एक गैर क्षत्रिय राजा का यज्ञ होता था। ठीक है, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन आपका है कि चोल काल में व्यापारियों के संघ को क्या कहा जाता था। तो अभी ऊपर हमने बताया इसको नगरम कहा जाता था। ये 2013 में पूछा गया है। 14 में देखिए क्वेश्चन जो है उसको देखते चलिए किस किस ईयर में पूछा गया है। तो देखिए जो चोलकालीन व्यापारी जो संघ को हम क्या कहते थे, नगरम कहते थे। जबकि जो उत्तर भारत में व्यापारी के संगठन को क्या कहा जाता था, श्रेणी कहा जाता था। ठीक है, तो आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर हम 9 के बाद 10 पर। 10 में पे कहा गया कि रोमन साम्राज्य में काली मिर्च की इतनी मांग थी कि इसे, अभी हमने आपको बताया कि काला सोना के नाम से जाना जाता है। तो डी को सही कर लीजिएगा। 2013 में ये भी पूछा गया है। और अगले चलते हैं। और देखिए यहाँ पे थोड़ा सा एक और देख लीजिएगा कि रोमन मतलब यमन लोग इसे अत्यधिक प्रयोग किए जाते मतलब करते थे। तो ज़्यादा उन लोग के प्रयोग करने की वजह से इन्हें यमन प्रिय भी कहा जाने लगा। ठीक है, आगे है कि अर्थशास्त्र के अनुसार मौर्य काल में उत्तर पश्चिम भारत डैश के लिए प्रसिद्ध था। तो क्या कपास के लिए, बी है सोना एवं बहुमूल्य पत्थर के लिए, चांदी व तांबा के लिए, डी है कंबल के लिए। तो देखिए जो अर्थशास्त्र के अनुसार मौर्य काल में पश्चिम, उत्तर पश्चिम भारत। ठीक है, मौर्य काल में पूछा है उत्तर पश्चिम भारत। तो मौर्य काल में जो आपका उत्तर पश्चिम भारत था वो आपका कंबल के लिए प्रसिद्ध था। तो डी को सही करिएगा। 2012 में पूछा, सॉरी 13 में पूछा गया क्वेश्चन है, देख लीजिएगा। हम चलते हैं आगे। देखिए थोड़ा सा इसको भी देख लेते हैं कि अर्थशास्त्र के अनुसार मौर्य काल में उत्तर पश्चिम भारत मतलब उत्तर पश्चिम सीमा समान कंबल निर्माण के लिए क्या था, प्रसिद्ध था आपका। और इन कंबलों को क्या कहा जाता था, भिंगीसी कहा जाता था। ये भी पूछ सकता है, कंबलों को भिंगीसी कहा जाता था। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। मौर्य शासक अशोक द्वारा लड़ी गई लड़ाई का स्थल कलिंग वर्तमान में कहाँ पर है। सीधे सीधे पूछ रहा है कि जो आपका कलिंग है प्रेजेंट टाइम में वो कहाँ पर है, क्या केरल में है, आंध्र प्रदेश में है, कर्नाटक में है, उड़ीसा में है। तो आइए हम देख लेते हैं 2012 में पूछा गया क्वेश्चन है। सॉरी। तो देखिए जो 2012 में पूछा गया है तो ये उड़ीसा में आपका जो कलिंग है, अभी जो प्रेजेंट टाइम में जो कलिंग है वो आपका उड़ीसा राज्य में है। तो ऑप्शन नंबर डी सही कर लीजिएगा। ठीक है, और देखिए यह स्थल दामोदर और गोदावरी नदी के बीच उपजाऊ स्थल आपका है। कौन, कलिंग। 12 के बाद 13 पर चलते हैं कि किस काल में कर प्रथा का विशिष्ट महत्व था। तो कर जो क्या महाजनपद में लिया जाता था, गुप्त काल में लिया जाता था, हड़प्पा सभ्यता में, वैदिक काल में। तो आप सभी को पता है कि जो महाजनपद है इसमें नहीं लिया जाता था। और ना ही हड़प्पा सभ्यता में, ना ही वैदिक काल में जो कर का प्रथा था। ठीक है, कर का प्रथा हमारा गुप्त काल में था ज़्यादा से ज़्यादा। तो ऑप्शन नंबर बी को सही कर लीजिएगा। अब थोड़ा सा हम गुप्त काल के बारे में देख लेते हैं। देखिए गुप्त काल को प्राचीन भारत में क्या कहा जाता था, स्वर्ण काल के नाम से। याद रखिएगा, पूछ सकता है कि गुप्त काल को प्राचीन भारत में किस नाम से जाना जाता था। तो स्वर्ण काल के नाम से जाना जाता था। और इस काल में राज्य की आय का प्रमुख स्रोत क्या था, आपका टैक्स था। ठीक है, जो हम टैक्स देते थे, लेते थे, वही हमारे आय का स्रोत था। और भाग, भोग, उद्रंग, ऊपर की कर, शुल्क गुप्तकालीन कर रहे थे। ठीक है, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर 14 पर। 14 में पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्यों का संयोजन त्रिविभाजन संघर्ष में शामिल था। ऑप्शन ए है कि राष्ट्रकूट पाल गुर्जर प्रतिहार, बी है कि पाल चोल गुर्जर प्रतिहार, सी है कि चोल राष्ट्रकूट पाल, और डी आपका है कि पाल पल्लव राष्ट्रकूट। तो आइए उत्तर हम यहाँ पर देख लेते हैं। 14 का ऑप्शन नंबर जो ए है वो बिल्कुल सही हो जाएगा कि राष्ट्रकूट पाल गुर्जर और प्रतिहार। ठीक है, देखिए ये क्या पूछा है कि त्रिविभाजन संघर्ष में क्या शामिल था। तो राष्ट्रकूट था, पाल था और गुर्जर प्रतिहार था। अब इसके ऊपर भी ये क्वेश्चन आपका आया था। तो 2012 में ये पूछा गया है। ठीक है,
अब आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 15 पर चलते हैं अपने। 15 में आपसे पूछा गया कि समुद्रगुप्त की निम्नलिखित में से कौन सी ऐसी नीति थी जो विशिष्ट रूप से दक्षिणापथ शासकों के लिए थी। ऑप्शन ए कि उन्होंने समुद्रगुप्त की अधीनता स्वीकार की और अपनी पुत्रियों का विवाह उससे किया। ऑप्शन बी है कि उपहार लाते थे और उसके आदेशों का पालन करते थे और उसके दरबार में उपस्थित होते थे। आगे ऑप्शन है आपका, ऑप्शन सी है कि इन्होंने हार स्वीकार की और इन्हें पुनः शासन करने के लिए अनुमति दी गई। ऑप्शन डी है कि साम्राज्यों को उखाड़ फेंका गया और इन्हें समुद्रगुप्त की साम्राज्य का अंग बनाया गया। 2019 में पूछा गया क्वेश्चन आपका है। तो देखिए ऑप्शन नंबर जो सी है कि इन्होंने हार स्वीकार की थी और उन्हें पुनः शासन करने के लिए अनुमति दे दी गई थी। आगे चलते अगले क्वेश्चन पर, किसकी बात कर रहे थे यहाँ पर, हम समुद्रगुप्त की बात कर रहे थे। ठीक है, अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 में। अब यह 2018 में पूछा गया है कि एलोरा की गुफा का भित्ति चित्र जिसमें विष्णु को नरसिंह और अर्थात पुरुष सिंह के रूप में दिखाया गया है, किस काल की कृति है। तो ऑप्शन है गुर्जर प्रतिहार काल की, बी है कि राष्ट्रकूट काल की, सी है कि चालुक्य काल की है, डी है कि गुप्त काल की है। तो उत्तर दीजिएगा क्या होगा। देखिए 2018 में पूछा गया जो एलोरा की गुफा है उसमें भित्ति चित्र था तो विष्णु नरसिंह को और पुरुष सिंह के रूप में दिखाया गया। तो ये जो गुफा था ये आपका राष्ट्रकूट काल में था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी सही कर लीजिएगा, राष्ट्रकूट काल में। आगे चलते हैं, थोड़ा सा इसके बारे में देख लेते हैं। देखिए एलोरा की गुफा चित्र भित्ति में विष्णु को क्या किया गया, नरसिंह अवतार के रूप में दिखाया गया। और राष्ट्रकूट काल में कई राजा अध्ययन और कला के प्रति क्या थे, समर्पित थे। राष्ट्रकूट जो आपका काल था उसमें एलोरा में चट्टान को काटकर कैलाश मंदिर का निर्माण किया गया। किसमें, किस काल में, राष्ट्रकूट काल में। ठीक है, और इसके अलावा एलोरा की गुफा में भित्ति चित्र, एलिफेंटा की गुफा में मूर्तिकला आदि का भी निर्माण कराया। देखिए यहाँ पर एलिफेंटा का भी जो गुफा में मूर्तिकला का निर्माण था ये भी आपके राष्ट्रकूट काल में था। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होता है कि ये सभी यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी शामिल है। याद रखिएगा कि ये जो सारी चीज़ें हैं ये यूनेस्को की जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट है उसमें शामिल है। आगे हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर। फिर से आपकी एलोरा की गुफा से ही क्वेश्चन है ये आपका आया हुआ 2016 का। क्वेश्चन है कि एलोरा की गुफा 15 का भित्ति चित्र जिसमें विष्णु को नरसिंह और पुरुष के रूप में दिखाया गया है इस काल की कृति है। तो क्या गुप्त काल है, राष्ट्रकूट तो अभी हमने आपको बता दिया, तो उसकी कृति पूछा है तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। वही सेम क्वेश्चन आपका पूछा गया। देखिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, 17 के बाद 18 पर चलते हैं। देखिए संगम कविताओं में किन तीन राजवंशों को मूवेंदार कहा गया। अभी हमने पढ़ा था किसको किसको कहा गया था, कि चेर, पाल और राष्ट्रकूट को, कि चोल चेर को कहा गया था, किसको कहा गया था बताइएगा। 2016 में देखिए ये फिर से पूछा गया क्वेश्चन। तो देखिए यहाँ पर हम देख लेते हैं ऑप्शन नंबर डी जो है चोल, चेर और पांडे को कहा गया था। अभी हमने ऊपर बताया था आपको। और ये देखिए जो पूछ सकता है कि जो मूवेंदार है वो कौन से शब्द में कहा गया है, मतलब कि इसके ऊपर जो दिया था कि मूवेंदार किस शब्द से लिया गया है या किस उसमें है। तो जो मूवेंदार आपका मूवेंदार शब्द में प्राचीन दक्षिण भारत के 3 राजवंश सम्मिलित थे। ये 3 राजवंश कौन कौन से थे, चोल थे, चेर थे, पांड्य थे। और ये शब्द क्या है, एक तमिल शब्द है। ठीक है, पूछ सकता है जो मूवेंदार शब्द है वो कौन सा शब्द है, तो वो आपका तमिल शब्द है जिसका अर्थ क्या होता है कि 3 मुखिया। ठीक है, तो ये 3 मुखिया क्या है, पहले चोल है, फिर चेर है, फिर पांड्य है। ठीक है, पहले याद रखिएगा चोल आएंगे तब चेर आएंगे, च दोनों साथ में आएंगे। ठीक है, चोल और चेर। हो सकता है कि चेर को पहले दे दे, चोल को बाद में दे दे, तो पहले चोल आएगा, ये याद रखिएगा। पांडे सबसे लास्ट में आएगा, ये याद रखिएगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है कि रामपुरवा में मिला उत्कृष्ट पॉलिश वाले पत्थर पर बना सांड जिसे अब राष्ट्रपति भवन में रखा गया है, इनमें से किसके शासनकाल में बनाया गया था। ऑप्शन है कि मौर्य, बी है कि पांडे, सी है कि चोल, डी है कि कुषाण। तो उत्तर बताइए किस में बनाया गया था। तो देखिए रामपुरवा में मिला उत्कृष्ट जो पॉलिश वाले पत्थर है तो वहाँ पर जो बनाया गया था आपका ऑप्शन नंबर ए कर लीजिएगा, सही है कि मौर्य राजवंश में बनाया गया था, मौर्य के शासनकाल में बनाया गया था। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका 2016 में पूछा गया है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। हम 16 के बाद हम आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 17 पर। एक सेकेंड, चलिए 16 के बाद हम 17 पर आते हैं कि एलोरा की गुफा 15 की, अच्छा 17 तो हो गया था, 18 भी हो गया है, 19 हो गया है, 20 पर आते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 पर आते हैं। चलिए
क्वेश्चन नंबर 20 में है कि निम्नलिखित राजवंशों में से किसने अपने अभिलेखों में मलयालम भाषा की लिपि का प्रयोग प्रारंभ किया। तो यहाँ पर मलयालम जो किए थे वो चेर लोगों ने किया था, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। तो यहाँ पर देख लीजिए, अब इसको हम थोड़ा पढ़ेंगे क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। देखिए, मलयालम भाषा एवं लिपि का प्रयोग केरल राज्य में किया जाता था, मतलब किया जाता है, तथा मलयालम केरल राज्य की क्या है, भाषा है। और प्राचीन दक्षिण भारत में केरल राज्य की चेर राजवंश का शासन था। जब प्राचीन दक्षिण भारत के केरल राज्य में चेर राजवंश का क्या था, शासन था। अतः चेर राजवंश ने अपने अभिलेख में मलयालम भाषा एवं लिपि का क्या किया था, प्रयोग किया था। और चेर वंश का सबसे प्रतापिक शासन कौन था, सेनगुट्टवन। ठीक है, सेनगुट्टवन था, और इसे लाल चेर के नाम से भी जाना जाता था। किसको, सेनगुट्टवन को। अब दक्षिण भारत में पत्तिनी पूजा का प्रारंभ सेनगुट्टवन नहीं कराया था। जैसे जो दक्षिणी भारत है वहाँ पे पत्तिनी पूजा होता है ना, तो उसका जो प्रारंभ था वो सेनगुट्टवन नहीं किया था। अब आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 21 पर। 21 में क्या पूछा गया, आपके 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है। देखिए, जैसे अब 2023 और 24 की तरफ भागते हैं वैसे ही क्वेश्चन का जो लेवल है वो बढ़ता हुआ दिखता है आपको। बाकी आप देख लीजिए 16, 17, 18 तक के देखिए क्वेश्चन आपने कितने छोटे छोटे थे। अब आइए यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। इसमें क्या है, विकल्प का चयन करना है। ठीक है, ऑप्शन 1 है कि इलाहाबाद में अशोक स्तंभ सम्राट अशोक के बारे में सूचना प्रदान करता है। और 2 है कि अशोक स्तंभ पर अभिलेख हरिश्चंद्र द्वारा एक काव्य के रूप में लिखे गए थे। 3 आपका है कि प्रशस्तियों में जनसाधारण एवं सामाजिक जीवन के बारे में लिखा गया था। तो अब बताइए इसमें से सही कौन सा है, आइए देख लेते हैं। उत्तर जो होगा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा, मतलब 2, अशोक स्तंभ पर अभिलेख हरिश्चंद्र द्वारा एक काव्य के रूप में लिखा गया था। ठीक है, अब आइए इसका हम थोड़ा सा जो चीजें हैं, और इलाहाबाद का अशोक स्तंभ या प्रयाग प्रशस्ति समुद्रगुप्त के दरबारी कवि हरिश्चंद्र द्वारा लिखवाया गया है, और जिसमें इसके विजयों का वर्णन है। इस अभिलेख में इसे कविराज भी कहा गया, और अशोक मौर्य वंश के सबसे प्रसिद्ध शासक थे। ठीक है, पूछ सकता है कि मौर्य वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक कौन था, तो अशोक था। वह ऐसे पहले शासक थे जिन्होंने अभिलेखों द्वारा जनता के अपने संदेश पहुंचाने की क्या की, कोशिश की। अशोक अभिलेख लिखते थे, उसके द्वारा जनता को पहुंचाने की कोशिश किए हैं। और अशोक के जो ज़्यादातर अभिलेख थे किसमें थे, वो प्राकृतिक भाषा में थे, और किसमें थे, ब्रह्मलिपि में थे। इसको याद रखिएगा, पूछ सकता है कि अशोक के ज़्यादातर अभिलेख किस भाषा में थे। ठीक है, तो वो प्राकृतिक और ब्राह्मी लिपि में थे। आगे है क्वेश्चन नंबर 22। इसमें भी आपको चयन ही करना है विकल्पों का। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस गुप्तवंश शासक ने महाराजा धीराज की उपाधि का प्रयोग किया था। ऑप्शन ए है चंद्रगुप्त द्वितीय, बी है कि समुद्रगुप्त, सी है कि विष्णुगुप्त, डी है चंद्रगुप्त। तो ऑप्शन ए है कि ए बी, ऑप्शन बी है कि बी सी, ऑप्शन सी है कि सी डी, ऑप्शन डी है कि बी डी। तो पूछा है कि जो महाराज धीराज की उपाधि का प्रयोग किसने किया था, तो आइए हम देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर डी होगा कि बी मतलब समुद्रगुप्त ने किया था, और किसने किया था, कि चंद्रगुप्त ने किया था। समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त इन्होंने क्या किया था कि ये गुप्त वंश के शासक है। ठीक है, बाकी चारों गुप्त वंश के शासक हैं, लेकिन इनमें से 2 थे, एक समुद्रगुप्त थे और एक चंद्रगुप्त थे। इन्होंने क्या किया था, महाराजा धीराज की उपाधि का प्रयोग किया था। ठीक है, थोड़ा डिटेल देख लेते हैं इसको, आखिर ये कहना क्या चाह रहा है। देखिए, महाराजा धीराज की उपाधि समुद्रगुप्त चंद्रगुप्त ने धारण किया था, मतलब इन दोनों ने किया था महाराजा धीराज की उपाधि। जबकि चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य शकारी एवं राजा धीराज की उपाधि धारण किया था। और विष्णुगुप्त का अन्य नाम क्या था, कौटिल्य या चाणक्य था, ये याद रखिएगा। और बृहत कथा कोश के अनुसार चाणक्य की पत्नी का नाम क्या था, यशोमती था। तो पूछ सकता है कि चाणक्य की पत्नी का नाम क्या था, तो यशोमती था, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 13 आपका, सॉरी 23 है कि चोलकालीन कांस्य मूर्तियां लुप्तमोम तकनीक से बनाई जाती थी। जो चोलकालीन कांस्य की मूर्तियां थी वो लुप्तमोम तकनीक से बनाई जाती थी। इस तकनीक का अनुसरण करते हुए सबसे पहले प्रतिमा बनाने हेतु किस पदार्थ का प्रयोग किया गया, तो वो पदार्थ कौन सा था आपको बताना है। तो आइए देखते हैं क्या था। तो क्या मिट्टी था, मोम था, पिघली हुई धातु थी, या पक्की मिट्टी के टेरा कोटा थे। ये 2023 में पूछा गया है। देखिए, अब आइए देख लेते हैं। तो ये मोम था। ठीक है, थोड़ा सा इसके बारे में भी जान लेंगे हम कि जो चोलकालीन जो कांस्य की मूर्ति बनती थी वो लुप्त मोम, जिसे जो बच्चे देखिए दिमाग लगाएंगे मोम से, ये मोम पकड़ लिए होंगे, वो तकनीक से बनाई जाती थी। और इस तकनीक का अनुसरण करते सबसे पहले प्रतिमा बनाने हेतु हम क्या किए, मोम का वो लोग प्रयोग किए थे। ठीक है, मोम पदार्थ का प्रयोग किए। और चोल मूर्तियाँ जो थी वो मंदिर की दीवारों की भित्ति में देवी देवताओं के नक्काशीदार लघु चित्र हैं। ठीक है, इसको याद रखिएगा। आगे है क्वेश्चन नंबर 24। देखिए, 2 बार क्वेश्चन पूछा है, 23 और 15 में भी पूछा है। क्वेश्चन है कि अशोक के अभिलेख किस लिपि में लिखे गए थे।
तो अभी हमने आपको ऊपर ही बताया कि अशोक के जो अभिलेख थे वो आपके ब्राह्मी लिपि में लिखे गए थे, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है, और ब्राह्मी लिपि और एक क्या था आपका यहाँ पर दिया गया था कि वो ज़्यादातर अभिलेख लिखते थे और अभिलेखों द्वारा ही सबको क्या करते थे, सबके तक जो भी इंफॉर्मेशन थी वो पहुँचाते थे। ठीक है, अब देखिए जो अशोक थे, अशोक के 2 अभिलेख जो शाहबाजगढ़ी एवं मनसेहरा से प्राप्त हुए थे। ठीक है, और खरोष्टी लिपि तथा तक्षशिला एवं लमगान अरमाइक लिपि तथा अन्य अभिलेख शर-ए-कुना द्विभाषी एरोमेइक प्लस ग्रीक रूप में लिपि में लिखे थे। ठीक है, तो ये ब्राह्मी लिपि में ज़्यादा लिखते थे। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 25 में है कि एलोरा की गुफा का भित्ति चित्र जिसमें विष्णु को नरसिंह और अर्थात पुरुष सिंह के रूप में दिखाया गया, तो अभी हमने आपको बताया कि ये राष्ट्रकूट काल था आपका। अभी जस्ट इससे देखिए यही क्वेश्चन आपको 3 से 4 बार पूछा गया है, तो 2023 में भी ये पूछा गया आपसे। देखिए सेम क्वेश्चन सेम ऑप्शन, कोई इधर उधर नहीं। ठीक है, तो इसलिए जो प्रीवियस ईयर है वो आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट होता है, आप समझ सकते हैं। आगे है कि चोल अभिलेखों में उल्लेखित इन शब्दों को देखिए और सही उत्तर दीजिए। तो क्वेश्चन है कि ऑप्शन ए है कि बेलन वगाई, ऑप्शन बी है कि देवदान, और सी है कि पल्ली चंदम, और डी आपका है कि साला भोग। तो ए है कि सभी 4 भूमि की श्रेणियां हैं, बी है कि चारों माप की इकाइयां हैं, सी है कि सभी 4 प्रकार के कर हैं, डी है कि चारों मंदिर के महत्वपूर्ण अंग हैं। अब ये जो नाम है ये आखिर है क्या, किसके नाम है, क्या भूमि की श्रेणी है, माप का है, या सभी प्रकार के कर का नाम है, या फिर मंदिरों में जो भी महत्वपूर्ण अंग है उसका नाम है, ये बताता है। तो ये जैसे कि ये जो आपके चोल अभिलेख हैं उसमें ये चीज़ें उल्लेखित हैं। तो आइए देखते हैं यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए, ये सभी जो है 4 भूमि श्रेणी के नाम है। ठीक है, किसके नाम है, भूमि श्रेणी के। अब यहाँ पर देख लेते हैं, जैसे विल्लन गवाई मतलब गैर ब्राह्मण किसानी स्वामी की भूमि इसको कहते हैं, और ब्रह्मा दे किसे कहते हैं, हम ब्राह्मणों को उपहार में दी गई भूमि को कहेंगे, और साला भोग किसे कहेंगे, किसी विद्यालय के रख रखाव के लिए भूमि के लिए हम साला भोग कहेंगे। देवदान तिरुन मटक्कनी ये मंदिर के उपहार में दी गई भूमि को कहेंगे। ठीक है, देखिए इतना अच्छा नाम है ये देवदान। देवदान से आपको याद रख लीजिएगा कि जो मंदिर में उपहार में मतलब जो मंदिर में दान किया गया है। फिर पल्ली चदम, ठीक है, पल्ली चदम जो आपका है जैन संस्था को दान दिया गया जो भूमि होता था उसको कहते थे। तो ये याद रखिएगा कि किसको कौन सी भूमि कहते हैं। आगे चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27 में आपका कि गुप्त काल के प्रथम कुलिक शब्द का अर्थ है। ऑप्शन ए है कि मुख्य न्यायाधीश अधिकारी, बी है कि बैंकर, सी है कि मुख्य व्यापारी, डी आपका है कि मुख्य शिल्पकार। तो ये 2023 में पूछा गया है। तो गुप्त काल के प्रथम कुलिक शब्द का मतलब क्या है आपको बताना है। तो प्रथम कुलिक का मतलब क्या होता है ये देख लेते हैं हम। प्रथम कुलिक का मतलब आपका होता है कि मुख्य शिल्पकार। ठीक है, ये इसको थोड़ा एक्सप्लेन कर देते हैं आपको। देखिए होता क्या है कि गुप्त काल के जो प्रथम कुलिक शब्द का अर्थ है वो मुख्य शिल्पकार होता है, और मुख्य न्यायिक अधिकारी को क्या कहते हैं, महादंड नायक, और तथा मुख्य व्यापारी को क्या कहा जाता है, सार्थवाह कहा जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर थोड़ा सा एक नोट है उसको देख लीजिए कि जो गुप्त वंश का प्रथम महान शासक था कौन था, ये चंद्रगुप्त प्रथम था। याद रखिएगा कि गुप्त वंश का प्रथम महान शासक चंद्रगुप्त प्रथम था। आगे क्वेश्चन 28 है कि निम्नलिखित में से किस शासक स्थान पर अशोक के अभिलेख ग्रीक अरामाइक भाषाओं में पाया गया। तो यहाँ पर आपके कंधार में ये पाया गया था, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही कर लीजिएगा। आगे चलते अगले क्वेश्चन पर। जैसे ग्रीक और अरामाइक आएगा वो कहाँ पर, कंधार लिख दीजिएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 29 पर चलते हैं। 29 पूछा गया है कि कुषाणों ने किन निम्नलिखित शक्तिशाली केंद्रों से शासन किया। तो जो देखिए ये क्वेश्चन जो आपका है ये देख सकते हैं कि चैप्टर 1 में ये आया हुआ है। तो ये इन्होंने कहाँ पर किया था, तो पेशावर में किया था, और कहाँ पर किया था, मथुरा में। पेशावर और मथुरा में। ठीक है, 2023 में भी देखिए पूछा गया है, 24 में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है, बहुत बारी क्वेश्चन आ चुका है आपको। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 में आइए हम देखते हैं, ये 2023 में पूछा गया है। क्वेश्चन आपका है कि अशोक ने अपने अभिलेखों में यह सुझाव दिया कि कर्मकांड किसी काम के नहीं है। तो क्या ये सही है। और कथन 2 है कि मौर्य वंश के साम्राज्य लोग विभिन्न धर्मों का अनुसरण करते थे तथा यह कभी कभी विवाद एवं पशु बलि तक पहुंच जाता था। ऑप्शन है कि 1 गलत है, 2 सही है, बी है कि 2 गलत है, 1 सही है, सी है कि 1 और 2 दोनों सही परंतु 2 एक के लिए कारण नहीं है, डी है कि 1 और 2 दोनों सही है, 2 एक का कारण नहीं है। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं उत्तर क्या होगा हमारा, ऑप्शन नंबर।
तो चलिए यहाँ पर हम देख लेते हैं ऑप्शन नंबर जो डी है बिल्कुल सही होगा कि 1 और 2 दोनों सही हैं। तो ये सही बात है कि जो अशोक थे वो अशोक ने अपने अभिलेख में यह सुझाव दिया था कि कर्मकांड कांड किसी काम के नहीं है। तो देखिए इसके पहले एक क्वेश्चन और आया था कि उसमें दिया था कि अशोक के जो अभिलेख थे उसमें कर्मकांड का प्रयोग किया गया। तो नहीं, जहाँ भी कर्मकांड है वो अशोक ने उसका प्रयोग नहीं किया है। उन्होंने वहाँ पर सुझाव दिया है कि ये किसी काम का नहीं है। और मौर्य वंश के साम्राज्य में लोग क्यों, क्योंकि मौर्य वंश का जो साम्राज्य था, अशोक मौर्य हो गया ना, तो मौर्य वंश के साम्राज्य में लोग विभिन्न धर्म का अनुसरण करते थे, मतलब अलग अलग धर्मों मानते थे और वे कभी कभी विवाद एवं पशु बलि तक पहुंच जाता था। तो ऑप्शन नंबर जो डी है बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये भी 2023 में आपका पूछा गया क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आपका है 31 में आपका पूछा गया, थोड़ा छोटा कर देते हैं। कथन आपका कहा गया कि प्रत्येक राजवंश के राजा शासक होने के अपने नैतिक अधिकार पर बल देना चाहते थे। कथन 2 है कि ईश्वर के साथ अपने घनिष्ठ संबंध की उद्घोषणा करने के लिए राजाओं ने उपासना के स्थानों का निर्माण किया। ऑप्शन है कि कथन 1 सही है परंतु 2 गलत है। बी है कि कथन 1 और 2 दोनों सही है तथा 1 और 2 की व्याख्या है। सी है कि कथन 1 गलत है परंतु 2 सही है। डी है कि कथन 1 और 2 दोनों सही है परंतु 1 और 2 की व्याख्या नहीं है। तो देखिए यहाँ पर उत्तर देख लेते हैं क्या होगा। 31 का ऑप्शन नंबर जो बी है बिल्कुल सही हो जाएगा। कथन 1 और 2 दोनों सही है, 1 2 की व्याख्या करता है। देखिए होता क्या है यहाँ पर कि प्रत्येक राजवंश के राजा शासक होने पर अपने नैतिक अधिकार का बल देना चाहते थे। तो ये बात सही है बिल्कुल। क्यों? क्योंकि ईश्वर के साथ अपने घनिष्ठ संबंध की उद्घोषणा के लिए राजाओं ने उपासना के स्थानों का निर्माण किया। ठीक है, तो ये दोनों सही होगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 31 के बाद हम 32 पर आ जाते हैं। 32 में आपसे कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन भारतीय काल को समझने का प्राथमिक स्रोत है। ठीक है, किसको? प्राचीन भारतीय काल को। क्या सूरजकुंडी है? बी है कि समुद्रगुप्त की प्रशस्ति है। क्या कंदरिया महादेव मंदिर है? डी आपका है कि नागभट्ट की प्रशस्ति है। देखिए प्राचीन भारतीय काल को समझने के जो प्राथमिक स्रोत आपका है वो आपका हो जाएगा समुद्रगुप्त की प्रशस्ति। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो बी है बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पर थोड़ा सा हम देख लेते हैं, इसका एक्सप्लेनेशन कर लेते हैं। देखिए समुद्रगुप्त की प्रशस्ति प्राचीन भारत काल को क्या करती है, समझने का क्या है, प्राथमिक स्रोत है। आप सभी याद रखिएगा। और अभिलेख एवं सिक्कों से प्राचीन काल के संबंध में काफी सटीक जानकारी प्राप्त होती थी। जो अभिलेख थे उनसे क्या है, बहुत सटीक जानकारी प्राप्त हो जाती थी। लेकिन अभिलेख के संबंध में उपयोगी जानकारी प्राप्त होती थी। और इन स्रोतों में जैसे आपका हो गया मंदिर, इमारत, स्मारक, मूर्तियाँ, प्रशस्ति, मिट्टी से बने बर्तन प्रमुख हैं। ठीक है, और समुद्रगुप्त के बारे में हमें इलाहाबाद के अशोक स्तंभ पर खुदे एक लंबे अभिलेख से पता चलता है जिसकी रचना समुद्रगुप्त के दरबार में कवि व मंत्री के हरिश्चंद्र द्वारा की गई। ठीक है, कवि व मंत्री मतलब जो आपके समुद्रगुप्त के दरबार में जो मंत्री थे वो हरिश्चंद्र थे और वो एक कवि भी थे। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। 32 के बाद 33 पर चलते हैं हम। ये भी 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन कहता है कथन ए और आर पढ़ें और विकल्प को चुनें। कथन ये कहता है कि रोमन साम्राज्य ने दक्षिण भारत में व्यापार किया। तो इसके पहले हमने बताया था क्या सही बात है या गलत है। दक्षिण भारत में रोमन सोने के सिक्के मिले हैं। तो आप अब यहाँ पर बताइए कि क्या गलत है क्या सही है। चलिए उत्तर दीजिए आप सभी। तो यहाँ पर देख लीजिए ऑप्शन नंबर जो ए है बिल्कुल सही हो जाएगा कि ए और आर दोनों सही हैं। तो मतलब कि रोमन साम्राज्य में दक्षिण भारत में व्यापार किया, ये भी बात सही है। और रोमन में क्या हुआ, सोने के सिक्के मिले, ये भी बात सही है। और ये क्या है कि सही व्याख्या भी कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही कर लीजिएगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर हम अपने। अगला क्वेश्चन हमारा 34 है। 34 में आपसे कहा गया है कि समुद्रगुप्त को किस वाद्य यंत्र को बचाते हुए सिक्कों पर दिखाया गया है। ऑप्शन ए है कि तानपुरा, बी है सितार, सी है बीड़ा, डी है बांसुरी। अब आप देखिए जो समुद्रगुप्त थे वो एक वाद्य यंत्र बजाते थे और उनको उसको बजाते हुए सितार पर दिखाया गया है। तो वो कौन सा था, सॉरी सिक्कों पर दिखाया गया है। तो आइए हम देख लेते हैं जो समुद्रगुप्त थे उनको बीड़ा बजाते हुए कहाँ दिखाया गया है, सिक्कों पर दिखाया गया है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हम देख लेते हैं थोड़ा समुद्रगुप्त के बारे में। देखिए बीड़ा वाद्य यंत्र बजाते हुए सिक्कों पर दिखाया गया है। और सिक्के के एक ओर समुद्रगुप्त सिंहासन पर बैठकर बीड़ा बजाते हैं और दूसरी ओर क्या होता है कि लक्ष्मी को उत्कीर्ण किया गया है। और विसेंट आर्थर इसमें चंद्रगुप्त को भारत का क्या कहे थे, नेपोलियन कहे थे। इलाहाबाद का जो स्तंभ लेख है समुद्रगुप्त के बारे में क्या करता है, वो सूचना देता है, ये याद रखिएगा। और जिसकी संरचना उनके दरबारी कवि, आप सभी को पता है कि जो समुद्रगुप्त थे वो उनके जो मंत्री थे वो हरिश्चंद्र थे और ये क्या थे, उनके दरबारी कवि भी थे।
ठीक है। तो जो आपका स्तंभ लेख था समुद्रगुप्त के बारे में जो सूचना देता है, तो इसके जो रचना की थी वो आपके कवि हरिश्चंद्र किए थे। और समुद्रगुप्त के पिता कौन थे? चंद्रगुप्त प्रथम थे। और माता इनकी कौन थी? कुमार देवी थी। और इसका जो साम्राज्य था उत्तर में हिमालय से लेकर कहाँ तक था? विंध्य पर्वत तक था। और पूर्व में बंगाल की खाड़ी से लेकर कहाँ तक था आपका? पश्चिम में पूर्व मालवा तक था। ठीक है। आगे चलते अगले क्वेश्चन पर 35 पर। अब यहाँ पर देखिए 35 में आपको दिया गया है मिलान करने के लिए, थोड़ा छोटा कर लेते हैं। चलिए, क्वेश्चन आपका है कि चोल शासन में भूमि के प्रकार का सही विकल्प के साथ मिलान कीजिए। तो हमने अभी ये सारा भूमि का प्रकार आपको बता दिया है। तो विलन व गाई कहाँ आपका था? क्या ये किसी रख रखाव में था, या गैर ब्राह्मण में था, ब्राह्मण के उपहार में था, मंदिर में था, ब्रह्मदेव कहाँ था, साला भोग कहाँ था, देवदान कहाँ था? तो देखिए देवदान अभी आपको हमने बताया था कि जो देवदान है वो क्या करते थे? मंदिर में उपहार दी जाती थी, मतलब भगवान देव का दान। तो ऑप्शन नंबर डी का ए। अब डी का ए खोजिए कहाँ पर मिला। अब इसको काट दीजिए, इसको काट दीजिए, सॉरी नीचे काट दे रहे हैं हम। चलिए, ठीक है। तो यहाँ पर हमें डी का पता था देवदान, देवदान का मतलब होता है मंदिर में उपहार। तो हमारा मतलब कि डी का एक हो गया। अब डी का एक कहाँ दिखा? दो में भी दिखा, बी में भी दिखा और डी में भी दिखा। अब इसी हम दोनों में देखेंगे कि आखिर है कहाँ। अब हम आते हैं अपने बेमल्लन गाई में। ठीक है। अब ऑप्शन ए का हम कहाँ पर मिलान करेंगे? जो ऑप्शन ए है उसको हम 3 में लेके जाएंगे, क्योंकि ये गैर ब्राह्मण किसान स्वामी की भूमि ये रह हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद हम आते हैं कि बी जो है, बी हमारा जाएगा चौथे में। ब्रह्मादेव हमारा कहाँ जाएगा? चौथे में जाएगा, ब्राह्मणों की उपहार में दी गई भूमि। और साला भोग अब याद रखिएगा कि विद्यालय के रखरखाव के लिए भूमि। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो बी है बिल्कुल सही हो जाएगा। मिलान कर लीजिएगा आप सभी। ठीक है। आगे चलते हैं 35 के बाद हम 36 पर। ये देख लीजिएगा, ये लिस्ट हम आपको दिखा दे रहे हैं, ये किस तरीके से सीधे सीधे आपका मिलान है। चलिए 2022 में आया हुआ क्वेश्चन है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 36 में आपका कहा गया है कि निम्नलिखित गुप्त वंश के राजाओं को कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ऑप्शन एक है कि श्रीगुप्त, बी है, दो है कि चंद्रगुप्त द्वितीय, तीन है कि स्कंदगुप्त, चार है समुद्रगुप्त। तो यहाँ पर जो उत्तर होगा हम देख लेंगे। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा कि पहले एक आएगा। ठीक है। देखिए गुप्त वंश के राजा को कालानुक्रम करना है, तो सबसे पहले कौन आएगा? सबसे पहले श्रीगुप्त आएंगे। श्रीगुप्त के बाद कौन आएंगे? तब समुद्रगुप्त आया। समुद्रगुप्त के बाद कौन है? हमारा चंद्रगुप्त आया। चंद्रगुप्त के बाद हमारा कौन आया? स्कंदगुप्त आया। तो तीसरे नंबर पे हमारा स्कंदगुप्त आया और पहले नंबर पे श्रीगुप्त आया। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी को सही कर लीजिएगा। आगे चल देखिए 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो ये देखिए आपको करना है, तो देख लीजिए कि ये 240 से 280 ईस्वी में आया था, और ये 280 से 319 में, 319 से 350 और 350 से 375। फिर इनके बाद रामगुप्त आएंगे, रामगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय 375 से 415, और फिर कुमारगुप्त मतलब ये आएंगे 415 से 455 में। फिर स्कंदगुप्त आएगा आपका 455 से 467 में। तो इसको याद रखिएगा। 37 में क्या है कि अशोक के शिलालेख देश के भीतर और बाहर कई जगहों पर मिले। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है दर्शाता है? तो अशोक के जो शिला थे वो कहाँ कहाँ मिले ये बताना है। तो आइए चलिए हम देख लेते उत्तर क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर जो बी है बिल्कुल सही होगा। ये जौगढ़ में मिले थे, मस्की में मिले थे, टोपरा में मिले थे, लंपक में मिले थे। तो याद रखिएगा कि अशोक के शिलालेख देश के भीतर और बाहर कई जगहों पर मिले, तो कहाँ कहाँ मिले थे? तो जौगढ़, मस्की, टोपरा, लंपक। ठीक है। भी 2022 में पूछा गया क्वेश्चन आपका है। देखिए जौगढ़ आपका कहाँ है? उड़ीसा के गंजाम जिले में स्थित है। और मस्की आपका कहाँ है? कर्नाटक के रायचूर में है। और दिल्ली टोपरा कहाँ आपका है? प्रारंभ में उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले में स्थापित था, लेकिन बाद में क्या हुआ कि फिरोज शाह तुगलक द्वारा दिल्ली लाया गया। ठीक है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर 38 का। ये 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है कि धम्म के विषय में समझ बनाने के लिए किस प्राथमिक स्रोत का संदर्भ लिया जाना चाहिए? ऑप्शन है कि अशोक के शिलालेख, बी है कि मेगस्थनी के लेख, सी है कि रामपुरवा की बैल मूर्ति, डी है कि लौह स्तंभ। तो आइए उत्तर देख लेते हैं। धम्म के विषय को समझ बनाने के लिए प्राथमिक स्रोत का जो संदर्भ है वो आपका किस में होगा? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा कि अशोक के शिलालेख।
आगे चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन आपका है कि आप भारतीय उपमहाद्वीप के प्रथम साम्राज्य पर परियोजना कार्य के लिए छात्रों को किस साम्राज्य के विषय में जानकारी एकत्रित करने के लिए कहेंगे। तो क्या गुप्त साम्राज्य, कुषाण साम्राज्य, वाकाटक साम्राज्य, मौर्य साम्राज्य। तो ऑप्शन नंबर जो डी है बिल्कुल सही कर लीजिएगा। 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है मौर्य साम्राज्य। ठीक है, आगे चलते हैं कथन 40 पर चलते हैं। कथन ए और बी को पढ़कर विकल्प का चुनाव कीजिए। तो कथन ए है कि अशोक का धर्म ईश्वर की पूजा पर बल देता था। बी है कि अशोक का धर्म बुद्ध के उपदेशों से प्रेरित था। तो क्या होगा, क्या ऐसा था। तो देखिए ऑप्शन नंबर जो बी है वो बिल्कुल सही है, लेकिन ये पूजा पाठ पे ज़्यादा बल नहीं दिया है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, सॉरी डी सही है। तो डी में आपका बी सही है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 40 के बाद 41 पर, इसमें 49 क्वेश्चन आपको पूछा गया है। क्वेश्चन ए और बी कथनों को पढ़िए, सही उत्तर का चयन करिए। ऑप्शन है कि अशोक पहला शासक था जिसने अभिलेखों द्वारा अपने संदेशों को लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की, सही बात है। दूसरा है कि अशोक के ज्यादातर अभिलेख प्राकृत भाषा में और ब्राह्मी लिपि में लिखे गए, ये भी सही बात है। ये क्वेश्चन अभी आपको आया था, तो ए भी दोनों सही। आपके ऑप्शन नंबर सी सही कर लीजिएगा। तो देखते हैं 2021 में आया हुआ है, ऑप्शन नंबर सी सही कर लीजिएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर आपका 42 है। 42 में आपसे कह रहा है, ये देखिए 2022 में आया हुआ क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों ए बी सी और डी महरौली दिल्ली स्थित लौह स्तंभ के से स्तंभित है, सही विकल्प का चयन करें। ऑप्शन ए है कि यह लोहे से बना हुआ है। बी है कि इसकी संरचना 7 से 8 मीटर 7.8 मीटर है। सी आपका कि ये आज से करीब 1800 साल पहले बना है। डी है कि इसका वजन 3 टन के बराबर है। तो देखिए ए बी सी डी और महरौली दिल्ली स्थित लौह स्तंभ से संबंधित है। ठीक है, ये महरौली दिल्ली में जो महरौली स्तंभ है तो उसी के बारे में पूछ रहा है आपको। तो आइए हम इसका चयन करते हैं किस तरीके से होगा। तो ऑप्शन बी सही होगा। बी में क्या है कि ए और डी सही है, जबकि बी सी गलत है। मतलब ये लोहे से बना है, ये भी बात सही है। और उसके बाद क्या है कि ये क्या है, इसका वजन 3 टन है, ये भी सही है, लेकिन ये दोनों गलत है। अब इसके बारे में हम थोड़ा सा देखेंगे क्योंकि ये हमें जानना जरूरी है, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। देखिए कुतुब मीनार के परिसर में खड़ा, ठीक है, जो दिल्ली आपका महरौली लौह स्तंभ है, वो भारतीय शिल्पकार की कुशलता का एक क्या अद्भुत उदाहरण है। यह लोहे से बना है, आपको सभी को पता है। इसकी जो ऊंचाई है 7.2 मीटर और वजन जो है उसका 3 टन के बराबर है। इसका निर्माण लगभग 1500 साल पहले हुआ था और इसे बनाने के समय जानकारी में हमें खुद अभिलेख से मिलती है। ठीक है, इसमें चंद्र नाम के एक शासक का जिक्र है जो संभवतः गुप्त वंश के थे। ठीक है, आगे चलते अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है कि वे विदेशी तीर्थयात्री जिसने हर्षवर्धन के दरबार में समय व्यतीत किया था, तो कौन सा था विदेशी यात्री। तो आप सभी को पता है कि वेनसांग सा। तो ऑप्शन नंबर बी को सही कर लीजिएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं हम। वेनसांग कहाँ का यात्री था, तो ये एक चीनी यात्री था। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 44 में पूछा गया कि इतिहास के एक शिक्षक अपने छात्र को सम्राट अशोक के धर्म के बारे में पढ़ाना चाहते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा स्रोत इसके लिए प्राथमिक स्रोत है। तो अशोक महान अशोक पर एक वृत्तचित्र, अशोक स्तंभ, अशोक और मौर्य के पतन पर रोमिला थापर द्वारा लिखी एक पुस्तक, अशोक के समय के कपड़ों वाले संग्रहालय। तो ऑप्शन नंबर जो ए होगा वो बिल्कुल सही होगा कि अशोक महान अशोक पर एक वृत्त चित्र होगा, सॉरी अशोक स्तंभ। ठीक है, अगर आप पढ़ाना चाह रहे हैं तो अशोक स्तंभ होगा, ऑप्शन नंबर बी सही कर लीजिएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे 45 में पूछा गया आपसे कि राजा अशोक पर दिए गए बीसी कथनों पर विचार कीजिए तथा सही उत्तर का चयन कीजिए। अशोक एक प्रसिद्ध मगध शासक थे। ऑप्शन बी है कि अशोक के अभिलेख पाली भाषा और ब्राह्मी में लिखी गई थी। तो ये तो बात बी वाला सही है। बाकी ये प्रसिद्ध मगध के शासक थे कि कहाँ के शासक थे। और उसके बाद आइए, एक सेकेंड देखिए यहाँ पर हम लोग कंफ्यूज हो गए। यहाँ पर देखिए ये गलत है, ये मगध शासक थे नहीं, मगध के शासक नहीं थे। ये पाली नहीं, ये प्राकृतिक था ना, हम गलती से यहाँ पर ब्राह्मी देख कर लगा दिए, लेकिन ये प्राकृतिक रहेगा यहाँ पर। ठीक, पाली नहीं रहेगा। देखिए ऐसे हमें एग्जाम में भी कन्फ्यूजन हो जाता है क्योंकि जो अशोक के अभिलेख थे वो प्राकृतिक और ब्राह्मी लिपि में है। आइए ऑप्शन सी भी इसमें दिया गया। ऑप्शन सी में क्या दिया गया देख लेते हैं कि अशोक अकेले ऐसे राजा थे जिन्होंने युद्ध जीतने के बाद अभी जीती को छोड़ा है, ये बात सही है। तो हमारा ए बी गलत हो गया, सी सही हो गया। तो ऑप्शन नंबर जो सी है बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन में। देखिए भी 2022 में पूछा क्वेश्चन है। आगे है 46 में हम देख लेते हैं साम्राज्यों पर निम्नलिखित कथन ए और कारण आर को पढ़ना है आपको और उत्तर बताना है। अभी कथन ये क्या कह रहा है
कि सम्राट को अधिक संसाधन की जरूरत थी क्योंकि उनका साम्राज्य बड़ा था और उनकी सुरक्षा के लिए एक बड़ी सेना चाहिए थी। फिर कारण क्यों? क्योंकि करों एवं शुल्कों को एकत्र करने के लिए अधिक संख्या में अधिकारी नियुक्त किए गए। अब यहाँ पर देखते हैं कि क्या ए सही है, बी सही है, क्या है। तो ऑप्शन नंबर ए सही कर लीजिएगा कि दोनों सही हैं। ठीक है, यहाँ पर दोनों सही हैं और व्याख्या भी सही कर रहे हैं। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर हम। क्वेश्चन नंबर 47 में कह रहा है कि एक तमिल शब्द जो राजवंशों चोला, चेरा और पांड्या प्रमुख के लिए प्रयोग होता था। अब देखिए वही आपका है मूवेंदार। यहाँ पर जो था तमिल शब्द यही था। देखिए वही क्वेश्चन पलट दिया है। तो 47 के बाद आ जाते हैं 48 पर। अब 48 है ही नहीं, 47 तक ही था ये। तो चैप्टर नंबर 7 आपका खत्म हो गया है। अब चैप्टर नंबर 8 को हम लेकर चलेंगे, फिर उसके बाद 9 को लेकर चलेंगे। 9 के बाद हम उसके बाद जो भी चीज़ें होंगी 10, 11, 12 उसको नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो चलिए हम अपने चैप्टर नंबर 8 पर पहुंच चुके हैं। अब 8 के बाद हम 9 पर जाएंगे। फिर आज का लक्ष्य हमारा चैप्टर नंबर 9 तक ही पढ़ना था। फिर 10, 11 और 9 के बाद 10, 11, 12 तक हम पढ़ेंगे। अभी लास्ट में हम बताते हैं कि कहाँ तक हम कल पढ़ेंगे, ठीक है, क्योंकि वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखेंगे कि कितने कितने क्वेश्चन है। तो 4-4, 5-5 जो आपके चैप्टर है सबको साथ में लेकर चलेंगे और जल्दी चीज़ों को हम कवर करेंगे। चलिए आइए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में कि प्राचीन समय में भारत में तीर्थ यात्रियों के बारे में लिखित में से कौन सा कथन सही है। ऑप्शन है कि फा शी एन भारत में संस्कृत सीखने और भारतीय व चीनी राजाओं के बीच व्यापार संबंध स्थापित करने आया था। बी कि वेनसोंग बुद्ध के जीवन से संबंधित स्थानों और प्रसिद्ध बौद्ध मठों को देखने आया था। सी है कि चीन बौद्ध यात्रियों ने अपने द्वारा इकट्ठी की गई किताबों व देखे गए बुद्ध मठों के बारे में विस्तार लिखा है। सही विकल्प का चयन कीजिए। ऑप्शन ए कि ए बी, ऑप्शन बी है कि बी सी, ऑप्शन सी है कि केवल बी, ऑप्शन डी है कि केवल ए। तो उत्तर दीजिए क्या होगा। तो आइए यहाँ पर हम देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर जो बी है बिल्कुल सही होगा कि बी और सी। बी में क्या है कि ये सही बात है और ये भी सही बात है। ठीक है, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर हम। क्वेश्चन आपका 2 में देखिए क्या पूछना चाह रहा है आपसे कि केरल में लोग भिन्न भिन्न धर्मों का पालन करते हैं। धार्मिक प्रथाओं की विविधता के लिए क्या कारण हो सकता है। ऑप्शन है कि क्या यहूदी और अरब व्यापारी मसालों का व्यापार करने आए थे और यहाँ के लोगों के लिए यहूदी धर्म का और इस्लाम लाए। बी है कि संत थॉमस लगभग 2000 साल पहले यहाँ आए और लोगों के लिए ईसाई धर्म लाए। तो कौन पहले आया, कौन क्या किया, ये बताना आपको। तो ऑप्शन नंबर जो सी है बिल्कुल सही होगा कि दोनों सही हैं और वे वैध कारण हैं। ठीक है, दोनों सही है और जो कारण भी है वो वैध है। 2 के बाद हम चलते हैं ऑप्शन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 पर 3 में थोड़ा बड़ा कर देते हैं, ठीक, ताकि आपको दिखे अच्छे से। अरिकामेडू, ठीक है, अरिकामेडू का रोमन नाम क्या था। पोडुका था, पट्टाला था, सोपतमा था, काना था। उत्तर दीजिए क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए अरिकामेडू का जो रोमन नाम था वो पोडुका था। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। 3 के बाद हम 4 पर चलते हैं। देखिए इसमें से जो भी क्वेश्चन है थोड़े बड़े बड़े पूछे गए हैं। निम्नलिखित में से क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन 16वीं 17वीं शताब्दी में सूरत के संबंध में सही है। ऑप्शन है कि यह पश्चिम एशिया के साथ व्यापार करने के लिए मुख्य द्वार था। बी है कि इसे मक्का का प्रस्थान द्वार कहा जाता था क्योंकि ये बहुत से हज यात्री जहाँ से यहीं से रवाना होते थे। सी है कि अंग्रेज इतिहासकार ओवेंटिंगटन के अनुसार किसी भी समय पर विभिन्न देशों के औसतन 5000 जहाज इस बंदरगाह पर खड़े देखे जा सकते थे। अब ए बी दोनों सही है, ए सी सही है, बी सी सही है या डी में ए बी सी सही है। उत्तर दीजिए क्या होगा। तो यहाँ पर देख लीजिएगा ए भी हमारा सही है और बी भी सही है और सी हमारा क्या है, गलत है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट पर हम देख लेते हैं। 4 का उत्तर देख लीजिएगा। 5 पर आते हैं। 5 में आपसे कहा गया कि निम्नलिखित में से किस बंदरगाह में जिसका उल्लेख कविताओं में मिलता है पूर्वी तट पर व्यापार के प्रमाण मिले। धरड़ी कोटा, बी है पुहार, सी है मुदैरे और डी है कोकराई। तो आइए उत्तर देख लेते हैं। ये 2023 में पूछा गया क्वेश्चन आपका है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा हमारा, पुहार। ठीक है, किस बंदरगाह में जिसका उल्लेख कविता में मिलता है और पूर्वी तट पर व्यापार के प्रमाण मिले, तो ये पुहार में। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 6 में कहा गया आपसे कि निम्नलिखित मदों में से कौन सी मद कैलिको के नाम से जानी गई जिसे पुर्तगाली भाषा में यूरोप ले गए थे। तो ऑप्शन ए है कि
मसलिन मतलब मलमल, बी है फुटकर माल, पीस गुड्स, सी है कि मसाले, डी है कि सूती कपड़े। तो यहाँ पर देख लेते हैं कि जो कैलिको के नाम से जानी गई, जिसे हम पुर्तगाल भारत में यूरोप ले गए, तो ये आपका क्या है? आइए उत्तर देखते हैं हम। यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो डी है बिल्कुल सही हो जाएगा। थोड़ा हम देखते लेते इसका एक्सप्लेन क्या है, किस तरीके से है। देखिए कैलिको का मतलब ये होता है सूती कपड़ा, ठीक है, इसको याद रख लीजिएगा, बस ज़्यादा नहीं पढ़ना है, जिसे पढ़ना है उसे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप सभी। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 में है कि इन नाविकों में से किसने भारत को समुद्री रास्ता पाने के लिए पश्चिम की ओर प्रस्थान कर अटलांटिक महासागर को पार किया? तो अटलांटिक महासागर को किसने पार किया था? तो आइए देखते हैं कि ऑप्शन नंबर जो सी है क्रिस्टोफर कोलंबस ने किया था। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, मथुरा के बारे में नीचे दिए गए वक्तव्यों पर विचार करिए और सही उत्तर का चयन करें। ऑप्शन ए है कि मथुरा यातायात और व्यापार के दो मार्गों उत्तर से पूर्व और दक्षिण से पश्चिम की को जोड़ने की दृष्टि से महत्वपूर्ण था। बी कि मथुरा बेहतरीन मूर्तियां बनाने का केंद्र था। तो उत्तर दीजिए क्या होगा आप सभी। तो देखिए सी जो है हमारा सही हो जाएगा कि ए गलत है, बी सही है। ये तो सही है कि मथुरा बेहतरीन मूर्ति कला बनाने में था, लेकिन ये हमारा गलत है। ठीक है, आगे चलते हैं 8 का सी। क्वेश्चन नंबर 9 की प्राचीन काल में सिल्क रूट शब्द किससे संबंधित है? ऑप्शन है कि प्राचीन से दूसरे देशों में रेशमी कपड़ों को ले जाने वाले व्यापारी का मार्ग यात्रा। बी है कि समुद्री मार्ग में जो उन देशों को जोड़ते थे जहां रेशमी कपड़ों के व्यापारी अपने उत्पाद बेचते थे। अब आइए देख लेते हैं इसका उत्तर क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए ही हमारा सही होगा, दोनों में से आप मिला लीजिएगा। ठीक है, प्राचीन काल में सिल्क रूट से संबंधित हमारा यही सही है कि चीन से दूसरे देश में रेशमी कपड़े को ले जाने वाला व्यापारी का यात्रा मार्ग। ठीक है, सिल्क को दूसरे उससे ले जाते हैं। अब ये हो गया हमारा खत्म, 7 के बाद 8 खत्म हो गया। 8 के बाद हम पहुंच चुके अपने 9वें क्वेश्चन चैप्टर पर। ठीक है, क्वेश्चन पर नहीं, बार बार मैं क्वेश्चन कहती हूँ। क्वेश्चन आपका है कि प्रथम विश्व युद्ध ने किस प्रकार भारत की आर्थिक और राजनीतिक स्थिति बदल दी? तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन ए है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की राजनीतिक गतिविधियों पर 6 वर्ष के लिए रोक लगा दी। बी है कि कीमतों में भारी गिरावट होने से जन सामान लाभान्वित हुए। सी है कि अनेक देशी रियासतों ने अंग्रेजी शासन के विरुद्ध बगावत कर दी। डी है कि युद्ध ने औद्योगिक वस्तुओं की मांग में वृद्धि कर दी, जिससे कि भारतीय उद्योग का विस्तार हुआ। तो आइए यहाँ पर हम देख लेते हैं, जो उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, बिल्कुल सही है ये। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है देखिएगा। 7वीं सदी के आते आते भारतीय उपमहाद्वीप में निम्नलिखित में से राजनीतिक बदलाव अस्तित्व में आ चुके थे। ऑप्शन है कि बड़े भूस्वामी और योद्धा सरदार राजा बन सकते थे। बी है कि ब्राह्मणों ने अपने परंपरागत पेशे को छोड़कर शस्त्र उठा लिया। तो उत्तर दीजिएगा क्या होगा आप सभी। तो आइए यहाँ पर हम उत्तर देखते हैं, जो उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा कि दोनों सही हमारे हैं। ठीक है, ऑप्शन सी को सही कर लीजिएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, 2 के बाद 3 पर। क्वेश्चन 3 है कि संघ सही मायने में एक संगठन था, क्यों? क्योंकि कई सदस्यों ने एक साथ चर्चा और वाद विवाद के माध्यम में शासन किया। बी है कि इसने महिला और कर्मकारों को सभाओं में भाग लेने के लिए सम्मिलित किया था। तो आइए उत्तर हम देख लेते हैं क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए सही होगा, केवल ए सही हमारा है, बाकी इन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया था। ये 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है, 2023 हो गया। अब आइए यहाँ पर भी 2022 में है। संघ के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो ऑप्शन नंबर ए है कि संघ में प्रवेश लेने वाले स्त्री पुरुष अपने घरों में रह सकते थे। बी है कि उन्होंने, देखिए कथन सही है ये पूछा है, ठीक है। बी है कि उन्होंने एक निश्चित समय में सर्वोत्ता गाँव में जाकर भिक्षा मांगनी होती थी। और सी आपका है कि संघ में प्रवेश के लिए दासों को अपने स्वामियों की अनुमति नहीं लेनी होती थी। डी आपका है कि संघ में प्रवेश के लिए एक स्त्री को अपने पति से अनुमति नहीं लेनी होती थी। तो संघ के संदर्भ में जो कथन सही है वो देख लीजिएगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा कि उन्हें एक निश्चित समय में शहरों तथा गांव में जाकर भिक्षा मांगनी होती थी। आगे है 4 के बाद हम 5 पर चलते हैं। 5 आपका है कि 7वीं शताब्दी में बड़े बड़े भूस्वामी और योद्धा सरदारों ने धन और शक्ति प्राप्त कर अपने को घोषित किया। तो क्या घोषित किया था? महासमांत, राजा राजदेव, दक्षिणपथ और अशोक घोष। तो देखिए यहाँ पर उन्होंने जो किया था ऑप्शन नंबर ए सही हुआ कि महासमांत किया था।
तो ऑप्शन नंबर ए सही है। आगे चलते हैं, 5 के बाद हम 6 पर चलते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 नहीं है, संस्कृति और विज्ञान। हम आगे हैं 7 6 नहीं 7 8 9 3 चैप्टर किए, मतलब कि 7 किए, 8 किए, 9 किए। अब उसके बाद 10 करेंगे, 11 करेंगे और 12 करेंगे। ठीक है, एक बार हम आपको दिखा देना चाहते हैं। बाकी देखिए, बाकी की वीडियो कैसी लगती है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताया करें हमें। हम आपके लिए इतना मेहनत करते हैं तो आप हमें एक लाइक दे सकते हैं और लोगों तक शेयर कर दिया कीजिए। देखिए, कोई कंपटीशन का एग्ज़ाम नहीं है कि वो भी पास हो जाएगा तो हम 1 नंबर से रुक जाएंगे। तो चलिए यहाँ पर हम आइए देखते हैं आगे। थोड़ा हम इसको बता देना चाहते हैं आपको कि इसके बाद 10 के बाद हम कितने चैप्टर को अब साथ में लेके चलेंगे। तो यहाँ आप सभी देख सकते हैं कि किससे कितने कितने क्वेश्चन हैं। तो हम अपने जो भी क्वेश्चन कर रहे थे, बाकी हम ये कर लिए हैं, ये कर लिए हैं, तो हम पहुँचे कहाँ पर, यहाँ पर। ये यहाँ तक हमने कंप्लीट कर लिया है। कल आपको 42 क्वेश्चन प्लस 16 क्वेश्चन हम करवा देंगे। ठीक है, 42 और 16 मतलब कि आपके 58 क्वेश्चन करा देंगे। फिर उसके बाद कल हम ये 2 चैप्टर लेकर चलेंगे। फिर परसों हम 1 चैप्टर लेके चलेंगे। नरसों फिर हम 2 चैप्टर लेकर चलेंगे। फिर उसके बाद 2 चैप्टर लेके चलेंगे। इस तरीके से करते हुए 6 से 7 दिन में आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो आप सभी ध्यान दीजिएगा कि किस तरीके से करना है। और जो बच्चे, देखिए आप सभी जो पुराने बच्चे हमारा बहुत सपोर्ट करते हैं, जो नए बच्चे हैं तो उनको अगर वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दिया करिए। तो आपके लाइक से हमें थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है, पैसा वैसा नहीं मिलता है। ठीक है, तो चलिए एवरीवन, आज के लिए हम इतना करते हैं, बाकी हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो थैंक यू एवरीवन।